इस वीडियो में हम संक्रमण तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभवों की प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। विशेष रूप से M2+/M और M3+/M2+ इलेक्ट्रोड विभवों के बारे में, यानी हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि संक्रमण धातुओं के लिए M अवस्था से M2+ अवस्था में जाना और इसी तरह M2+ अवस्था से M3+ ऑक्सीकरण अवस्था में जाना कितना आसान है। अब यदि हम इसे देखें तो हम कह सकते हैं कि मानक इलेक्ट्रोड विभव या प्रवृत्तियां लगभग ऑक्सीकरण अवस्था की स्थिरता का विस्तार होना चाहिए। यदि कोई धातु अधिक स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करती है तो उसके लिए उस विशेष परिवर्तन से गुजरना आसान होगा और इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोड विभव अधिक ऋणात्मक होगा। इसके विपरीत यदि आपको किसी विशिष्ट इलेक्ट्रोड विभव का मान धनात्मक मिलता है तो इसका मतलब यह है कि वह विशेष परिवर्तन या वह विशेष ऑक्सीकरण अवस्था वास्तव में अनुकूल नहीं है। अब 3D श्रेणी के तत्वों के लिए इलेक्ट्रोड विभवों की प्रवृत्तियां क्या दर्शाती हैं? हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम 3D श्रेणी में बाएं से दाएं ओर आगे बढ़ते हैं, तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव कम ऋणात्मक होते जाते हैं। जैसे टाइटेनियम के लिए यह -1.63 है, जबकि जिंक के लिए यह -0.76 है। इस प्रकार 3D श्रेणी में बाएं से दाएं ओर आगे बढ़ने पर मानक इलेक्ट्रोड विभव कम ऋणात्मक होते जाते हैं और इसका संबंध प्रथम और द्वितीय आयनन एंथैल्पियों के योग में वृद्धि से है। हालांकि जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके कुछ अपवाद भी हैं। उदाहरण के लिए कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक है। इसी तरह मैग्नीज, निकेल और जिंक के इलेक्ट्रोड विभवों के मान अपेक्षा से थोड़ा अधिक ऋणात्मक है। हम इन अपवादों की व्याख्या कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हमें इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को देखना होगा। तो जब मैग्नीज Mn2+ अवस्था में आता है तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 4s2 से एक अधिक स्थिर विन्यास 3d5 में बदल जाता है, जो कि D कक्षक के आधा भरा होने के कारण अधिक स्थिर होता है और इस अधिक स्थिर विन्यास के कारण मानक इलेक्ट्रोड विभव भी अधिक ऋणात्मक हो जाता है। इसी तरह जिंक के मामले में Zn2+ अवस्था में इसे एक अधिक स्थिर और पूर्णतः भरा हुआ 3d10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त हो जाता है, जिसके कारण जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव अपेक्षा से अधिक ऋणात्मक हो जाता है। लेकिन निकेल में क्या होता है? +2 ऑक्सीकरण अवस्था में निकेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी भी आर्गन 3d8 ही रहता है। इसे स्थिर आधा भरा हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या पूर्णतः भरा हुआ D10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त नहीं होता है। तो फिर इसका इलेक्ट्रोड विभव अधिक ऋणात्मक क्यों होता है? इस मामले में कारण थोड़ा अलग है और वह यह है कि निकेल का आकार बहुत छोटा होता है और इसकी जल योजन एंथैल्पी बहुत अधिक होती है। इसके परिणाम स्वरूप जब यह जल के अणुओं के साथ आबंध बनाता है तो अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, जिसके कारण इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव भी अपेक्षा से अधिक ऋणात्मक होता है। अब यदि कॉपर को देखें तो श्रेणी के अन्य संक्रमण तत्वों के विपरीत कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, यह समझने के लिए हमें पुनः इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखना होगा। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 3d10 4s1 होता है। अब Cu2+ आयन बनाने के लिए इसे 4s कक्षक से इलेक्ट्रॉन त्यागना होगा और साथ ही अत्यधिक स्थिर 3d10 कक्षक से भी इलेक्ट्रॉन त्यागना होगा। इसका मतलब Cu2+ आयन बनने की स्थिति में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त होगा वह आर्गन 3d9 होगा, जो कि एक कम स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इस प्रकार यहाँ अधिक स्थिर 3d10 अवस्था से कम स्थिर 3d9 अवस्था में परिवर्तन इसे अत्यधिक अवांछनीय बनाता है और यही कारण है कि कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक होता है। इसके अलावा अपने इस विशेष व्यवहार के कारण कॉपर अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता है। वास्तव में केवल अत्यधिक ऑक्सीकारक अम्ल जैसे नाइट्रिक अम्ल या गर्म और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल ही कॉपर के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं और इसका ऑक्सीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कॉपर को
कॉपर 2+ आयनों में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा की भरपाई इसकी जल योजन एंथैल्पी द्वारा नहीं हो पाती है। यह निकेल के मामले के बिल्कुल विपरीत है, जहां 3D8 अवस्था निकेल की उच्च जल योजन एंथैल्पी के कारण स्थिर होती है। आइए अब M3+/M2+ के मानक इलेक्ट्रोड विभव की प्रवृत्तियों पर एक नज़र डालते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि संक्रमण तत्वों के लिए M2+ अवस्था से M3+ अवस्था में जाना कितना आसान है। तो यहाँ हमें बहुत अनिश्चित या परिवर्तनशील प्रवृत्ति देखने को मिलती है। जैसे स्कैंडियम के मामले में +2 अवस्था से +3 अवस्था में जाना आसान होता है, क्योंकि +3 अवस्था में स्कैंडियम एक उत्कृष्ट गैस का स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है और यही कारण है कि इसके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कम होता है। लेकिन यदि हम जिंक की बात करें तो इसमें +2 अवस्था से +3 अवस्था में जाना बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए अत्यधिक स्थिर 3D10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बदलना होगा। साथ ही Zn3+ एक कम स्थिर अवस्था है, इसलिए इसके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान उच्च होता है। इसी तरह यदि हम मैग्नीज का उदाहरण लें तो जिंक के समान ही मैग्नीज द्वारा भी Mn3+ अवस्था को प्राप्त करना आसान नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए मैग्नीज को एक अधिक स्थिर 3D5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को खोकर कम स्थिर 3D4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना पड़ेगा। यही कारण है कि इस विशेष परिवर्तन के लिए मैग्नीज का मानक इलेक्ट्रोड विभव तुलनात्मक रूप से उच्च होता है। वहीं यदि हम आयरन को देखें तो इस मामले में यह परिवर्तन आसान होता है, क्योंकि Fe3+ अवस्था में इसे अधिक स्थिर 3D5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त हो जाता है। अब हम मानक इलेक्ट्रोड विभवों को संक्रमण धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाशीलता के साथ संबद्ध कर सकते हैं। कॉपर के मामले को छोड़कर, जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक होता है, 3D श्रेणी की धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं तथा अम्लों द्वारा ऑक्सीकृत हो सकती हैं। उदाहरण के लिए टाइटेनियम 2+, वेनेडियम 2+ और क्रोमियम 2+ जैसे आयन प्रबल अपचायक के रूप में कार्य करते हैं और तनु अम्लों से हाइड्रोजन को मुक्त कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर Mn3+ और CO3+ जलीय विलयनों में प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करते हैं।